काम करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं केआर चोकसी होल्डिंग्स के देवेन चोकसी। देवेन भाई, गुड आफ्टरनून। काफ़ी शानदार वन वे रैली मार्केट में, आपके क्लाइंट्स काफ़ी खुश होंगे, स्पेशली गिवन जो मार्च और उससे पहले 3 महीने इतना ज़्यादा मार्केट में आउटलुक ख़राब रहा था, खासतौर से मिड कैप्स में इतना बुरा हाल था। अब अप्रैल की रैली के बाद क्या आउटलुक बन रहा है आपका? गुड आफ्टरनून अनुज। जैसे एक उम्मीद बनी थी अप्रैल महीने के अंदर कि अगर फंड आउटफ्लो नहीं होता है तो मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। तो आई थिंक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक द मार्केट हैज लिव्ड अप टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मई महीने के अंदर एक जो बदलाव की संभावना है कि जहाँ पे एक पहले के समय के अंदर एक थोड़ा डर भी था कि शायद कोई दूसरी बैंक फेल होती है तो आई थिंक इट विल हैव रिपरकेशन एल्सवेयर इन द वर्ल्ड मार्केट। बट जैसे ग्लोबल रेगुलेटर्स ने एक नई फार्मूला निकाली है बेल आउट करने की, तो उस हिसाब से आई थिंक क्या शायद ये डर भी थोड़ा सबसाइड होते दिख रहा है। तो एज ऑफ नाउ, as long as I think we are having the stable flow of money into our markets, both from domestic side as well as from the global side, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर रिलेटिवली मोर कंफर्टेबल रहेंगे and I think they already started returning. So hopefully I think the market would remain stable at this level. We have been telling clients to exercise little bit of caution इन दी कंपनीज के जहाँ पे वैल्यूएशन उसके समय से आगे चल रहे हैं, तो उनके अंदर थोड़ा शायद हम लोग ने क्वेश्चन रखा है। और एट द सेम टाइम वी बिलीव दैट जो बड़ी कंपनियां हैं जिसके अंदर प्राइस करेक्शन सिग्निफिकेंट आया था, उसके अंदर जहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन में सुरक्षित दिख रही है, वहाँ पे हम आई थिंक ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट वी आर रिलेटिवली सिलेक्टिव about investing in companies which are under different coverage in different sectors rather. फेयर इनफ देवेन, लेकिन अब तक के जो नंबर्स आए हैं, बाय फार एक सेक्टर जो लाइमलाइट में सबसे ज्यादा आया है वो ऑफ कोर्स बैंक्स हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या नंबर्स के बाद एलोकेशन बढ़ाया है, और अगर हाँ तो किस स्टॉक पर ज्यादा इस समय वेटेज रख रहे हैं? हर्षदा, आई थिंक जिस हिसाब से कॉर्पोरेट बैंकिंग स्टैक के अंदर आई थिंक सस्टेन क्रेडिट ग्रोथ बन रहा है, करीबन 20% के ऊपर रिटेल क्रेडिट के अंदर, और ऑलमोस्ट आई थिंक 20% के आसपास का ग्रोथ कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर जो बन रहा है, दैट गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इट्स सस्टेनेबिलिटी। और जैसे हम देखते रहे कि इकोनॉमी $5 ट्रिलियन और बाद में 10 या 12 साल के अंदर $10 ट्रिलियन की बनती है, तो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कारोबार काफी हद तक अच्छा रहेगा। एज ऑफ नाउ अपनी लायबिलिटी बुक्स मैनेज कर रहे हैं, वो हिसाब से आई थिंक वी आर पुटिंग आवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिपिकल फोकस ऑन दोस बैंक्स, एंड दैट इज वेयर सम ऑफ द लार्जर कॉर्पोरेट बैंक्स लाइक HDFC, banks like ICICI, even for that matter Kotak and Axis now. I think these are some of the areas where we feel more comfortable putting our money. Appreciation wise देखा जाएगा तो शायद 15 से 20% या even 25% appreciation is possible in some of the cases. But in corrective market जब भी opportunity मिलती है, वहाँ पे ये banks I think relatively safe रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा हमारा पोर्टफोलियो के अंदर हमने स्ट्रक्चरिंग किया हुआ है। So weightage allocation is definitely more on this side of the activity. ओके, चलिए। अच्छा देवेन, एक इन्फोसिस को लेकर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या यहाँ पर अब प्राइस डैमेज जितना होना था वो हो चुका है, या अभी और होना बाकी है? क्या फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स देखने के बाद ही कोई कॉल ली जाए, या एक वैल्यू बाइंग की जाए? यहाँ पर 3 दिन में पिछले हमने देखा है कि थोड़ी बार्गेन बाइंग तो हुई है यहाँ पर। अनुज, डेफिनेटली बार्गेन बाइंग बनती है। इन्फोसिस की एक स्ट्रेटेजी रही है, वो साल की शुरुआत के अंदर अपने जो गाइडेंस है वो काफी म्यूटेड रखते हैं, और सब्सिक्वेंटली वंस दे पास बाय एवरी क्वार्टर उनका गाइडेंस थोड़ा इंप्रूव होकर बनता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर डेफिनेटली थोड़े बहुत चैलेंजेस है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दोस चैलेंजेस आर नॉट सो वेरी I think serious that I think companies would stop getting the business. I don't think that is a situation. On the contrary, मैं ऐसा मानता हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो हिसाब से बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर इंडियन IT कंपनीज पर्टिकुलरली जो निश प्लेयर्स है उनके लिए बहुत अच्छा समय आएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। Maybe 1 or 2 quarters I think you might see little slow order intake as far as businesses are concerned.
But overall, I believe that the situation is not going to disappoint many of the Indian IT companies. On the contrary, I believe that I think opportunity-wise, they would probably be honoring some of the larger contracts in the given situation. पॉइंट टेकन। देवेन, कुछ देर पहले हम भेल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने जिक्र किया कि रेलवे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होती हुई दिखाई देगी, और वो डेटा पॉइंट्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे जब आरवीएनएल, इरकॉन जैसे स्टॉक्स एक महीने में करीब 35-36% तक के रिटर्न्स दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। ऑफकोर्स सरकार का थ्रस्ट है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनियों के हाथ ऑर्डर्स लग रहे हैं, लेकिन क्या निवेशक भी उतना ही बुलिश है जितनी शायद सरकार है इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को लेकर? का जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है रेलवे के अंदर, वो सिस्टमेटिकली आई थिंक बढ़ के आ रहा है, एंड आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट द कंट्री हैज अंडरटेकन। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगले 3 या 5 साल की विजिबिलिटी इन सम ऑफ द केसेस आई थिंक इज डेफिनेटली गिवन, डेफिनेटली अंडरस्टूड। जो एक चैलेंज रहेगी रेलवे स्टॉक के अंदर, जहां पे इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत एक कॉशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रेलवे बिजनेस इज बेसिकली वन ऑन अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. So as a result of which margin is very competitive. Most of the companies would operate between 5 to 7% EBITDA margin. Even though I think larger orders are coming in, margin situation remains I think tight. In a given situation, आपके पास कोई ज्यादा गलती करने का स्कोप नहीं है. अगर ऐसे कंपनी if you fail to deliver on margin front, then probably I think the stock market will punish you badly. And that's where investors will have to remain a little bit more careful in selecting those companies in their portfolio. Which means that I think मार्केट में जब भी करेक्टिव प्राइस मिलते हैं तब भी आप बाई करने का अपना एक एलोकेशन करें रेलवे स्टॉक्स के अंदर, ना कि मार्केट के अंदर यूफोरिक चलता है तभी आप उनके भाव में ले लें और देन आई थिंक विल हैव टू वेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So yes, understanding is clear. Business condition wise, they are very strong. On margin front, investors will have to exercise their caution. एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ऑटो कंपनियों के सेल्स के आंकड़े देखे होंगे आपने, थोड़े मिक्स रहे हैं, शेयर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं ऑफकोर्स पिछले कुछ महीनों में. यहाँ आपका क्या व्यू होगा देवेन? तो अनुज, आई थिंक ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ऊपर मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन अगले महीने में आने की संभावना है कि जहाँ पे अच्छी स्क्रैपेज पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन के बाद अच्छी एक ऑर्डर बुक खुलने की एक संभावना है. एंड शुड दैट सिचुएशन हैपन, देन यू माइट सी इन सम केसेस, इन सम कैटेगरी कमर्शियल व्हीकल के अंदर शायद आपको वेटिंग पीरियड देना पड़ेगा. I think that is the kind of situation we are getting into as far as commercial vehicle is concerned. And that is where I believe that I think the first preference or the choice would be to buy commercial vehicle stock in the portfolio and sit tight on those stocks for next 3 years. They will probably reward you maximum. Passenger vehicle के अंदर थोड़े बहुत mixed नतीजे आ सकते हैं depending on I think the consumer preference toward the electric vehicles and I think how best I think they want to delay their purchases for the want of buying new electric vehicles. बट आई थिंक वहाँ पे आई थिंक ज्यादातर इंक्लिनेशन रहेगा कंपनीज लाइक मारुति और इवन फॉर दैट मैटर अनलिस्टेड स्पेस के अंदर टोयोटा जैसी कंपनी के अंदर, कि जहाँ पे आई थिंक अपॉर्चुनिटी वाइज आई थिंक नई डिमांड अच्छी बढ़ रही है वहाँ पे. और टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स आई थिंक विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो दैट दे आर हैविंग. टू व्हीलर के अंदर सिचुएशन इज फॉर्चुनेटली स्टार्टेड इंप्रूविंग both in the domestic market for 3-wheelers as well as I think the 2-wheelers demand revival is being seen. So now at least I think those companies are also expected to perform well. So in this priority, commercial vehicle, passenger vehicle and 2-wheeler, in this priority, I think the portfolio should be added with these stocks in the portfolio. Vehicles में आप कह रहे हैं खरीद के 3 साल के लिए आप बैठे रहें, अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन देवेन क्या यही रणनीति एफएमसीजी कंपनियों के लिए भी कारगर साबित होगी, जहां पर वो एल नीनो के आने का डर है, इफ नॉट इमीडिएटली अ लिटिल लेटर ड्यूरिंग द ईयर उसका इम्पैक्ट साफ होता दिखाई देगा, और थोड़ा कंपनियों ने कहा है कि रूरल मार्केट में डिमांड लौट रही है, इधर आपकी पोजीशनिंग कैसी रहेगी? In fact, I am very bullish about the possibility of higher demand coming from the smaller towns, smaller cities, and particularly जो टॉप 30 सिटीज आप छोड़ देते हैं तो उसके पीछे जो डिमांड की सिचुएशन बनी है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बनी है. और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो एफएमसीजी कंपनीज अपनी रीच बना के बैठी है ये सेगमेंट के अंदर, ये सेक्टर के अंदर या ये सिटीज के अंदर, मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके लिए समय बहुत अच्छा जा रहा है. आई थिंक डेफिनेटली दे आर नॉट सीइंग द ललनेस इन डिमांड. ऑन द कॉन्ट्री, आई एम सीइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंप्रूवमेंट फॉर देम.
तो ये एक पॉसिबिलिटी हम पकड़ के चलते हैं। दूसरी तरफ प्राइस स्टेबिलाईज होने के कारण आई थिंक मार्जिन के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट का जो पहले सिचुएशन बनता था, तो सिचुएशन शायद अभी इमीडिएटली हम नहीं देख रहे हैं। मे बी जैसे एल नीनो जैसी बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे शायद कोई अनटूवर्ड सिचुएशन बनती है, then probably we'll have to revise our estimate, but that may be I think 3-6 months kind of a disappointment. मैं ऐसा समझता हूँ कि given the strong story of FMCG companies for the growth, अगर कोई कारण सर मार्केट के अंदर प्राइसेस में बदलाव आते हैं या आई थिंक मार्केट प्राइस नीचे आते हैं स्टॉक्स के, तो सम ऑफ द कंपनीज लाइक लीवर और फॉर दैट मैटर ब्रिटेन एंड नेस्ले, आई थिंक दे रिमेन रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ओके, देवेन, शुक्रिया।